डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर हुए समारोह में शामिल सीएम योगी। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आपसी फूट और षड्यंत्र की वजह से भारत गुलाम बना। आज भी जाति के नाम और क्षेत्र के नाम पर भारत को कमजोर किया जा रहा। आज सोशल मीडिया पर भारत विरोधी ताकतें सक्रिय। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। सीएम योगी ने आज सुबह लखनऊ में तिरंगा अभियान की शुरुआत। बीजेपी यूपी में 9 से 15 अगस्त तक चला रही हर घर तिरंगा अभियान। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज से रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत। राज्यपाल और सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। आदिवासी महोत्सव में आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन। पारंपरिक जनजातीय खान पान, कला शिल्प से भी रूबरू होंगे लोग। महाराष्ट्र में महंगाई की मार। गाय और भैंस दोनों के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नई कीमतें 11 अगस्त 2026 से लागू होंगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करके। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को काकोरी स्थित शहीद मंदिर परिसर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शहीदों को नमन किया। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऐसे ही गुलाम नहीं हुआ। गुलामी के कारण आपसी कूट फूट और हमारे होने वाले षड्यंत्र थे। आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार लगी हुई हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का तीसरा माध्यम आज सोशल मीडिया हो गया है। जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का काम हो रहा है। भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करने का काम हो रहा है। इस माध्यम से समाज को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर ना देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से विमुख करने जैसा होता है। उसके प्रेरणा स्रोत को कुंद करने जैसा होता है। यह पाप आजादी के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली, उनके द्वारा लगातार होता रहा। भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ। भारत की गुलामी के कारण से हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र को के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। लखनऊ में आज सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चले। यात्रा के दौरान योगी ने एक तरफ ब्रजेश पाठक तो दूसरी तरफ केशव मौर्य और पंकज चौधरी नजर आए। योगी ने बच्चों और पंकज चौधरी के साथ सेल्फी भी ली। सीएम योगी ने कहा कि आज काकोरी ट्रेन एक्शन का 101वां पर्व है। इस अवसर पर बीजेपी द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं भारत की आजादी के लिए सर्वथा होने वाले सभी महान सपूतों को नमन करता हूं। इसके साथ मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का तीसरा माध्यम आज सोशल मीडिया हो गया है। जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत के खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। इस माध्यम से समाज को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।
सीएम योगी ने कहा कि जो कार्य 1947 के तत्काल बंद उसके बाद होना चाहिए था, राष्ट्रगीत की प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, आखिर उसे 75 वर्ष क्यों लग गए? कारण था कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन मोदी जी के लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि है। हर वर्ग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये यात्रा भी उसी का हिस्सा है। देशभक्ति के गानों, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई। 30 मिनट में 2 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा विधान भवन पहुंची। यात्रा में कैबिनेट मंत्रियों, भाजपा नेताओं और स्कूली बच्चों, युवाओं समेत 30,000 लोग शामिल हुए। बच्चे 101 फीट का तिरंगा लेकर विधानसभा पहुंचे। वो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था। राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वां पावन पर्व भी है। हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी जनपद मुरादाबाद के बिलारी गन्ना समिति में चौधरी चरण सिंह पार्क में प्रतिमा को माला अर्पण करने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं पदाधिकारी से संवाद किया। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ती है, जो हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार की बात करने वाले पीटीए का अर्थ अलग अलग दिशाओं में जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन पीटीए का सही अर्थ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसलिए अखिलेश यादव हमेशा पीटीए की बात करते रहते हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव मैदान में आती है। मुख्यमंत्री योगी एवं प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में विकास कार्यों के आधार पर सरकार बनाने का काम किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हम नफरत और हिंसा नहीं करेंगे। हिंदुस्तान सभ्यता और मोहब्बत से चलना चाहिए। हमें नफरत नहीं करना है, सिस्टम को बदलना है। यह विचार केपी कॉलेज मैदान पर आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं के साथ संवाद करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा, छात्र विरोधी इस सिस्टम को टाटा बाय बाय करना है। राहुल गांधी ने छात्रों युवाओं से कहा कि आप भारत की शक्ति, शान, स्ट्रेंथ है। मैं हर नागरिक यूथ की बात कर रहा हूं। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो देश का भविष्य आपके बल पर ही बदलेगा। ये गर्व की बात है कि 40 करोड़ ऊर्जावान युवा भारत में रहते हैं। 21वीं सदी की प्रगति युवा और डेटा के बल पर ही की जा सकती है, लेकिन इस देश के सिस्टम ने आपको फंसा दिया है। शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पीजी की पढ़ाई के नाम पर आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लेकिन यह सर्टिफिकेट आपको हिंदुस्तान में रोजगार नहीं देता। 1000 छात्रों में से महज कुछ ही परमानेंट नौकरी मिलती है। छात्र शिक्षा के लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन बाद में पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी ने छात्रों की दुखती नब्ज पर हाथ रखा और पेपर लीक, रोजगार की कमी की बात उठाते हुए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। साथ ही अडानी, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल ने छात्रों से कहा कि देश में जो अंधेरा छाया है उसमें आप लोगों ने लाइट जला दी है। देश के युवाओं ने देश को बदल दिया है। अंत में उन्होंने कहा कि हमें नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ अपनी बात रखनी है। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. देखिए, प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों की तपस्या की भूमि है और राहुल गांधी जी जो अपनी राजनीतिक तपस्या की भूमि न बनाए, क्योंकि छात्र सवाल पूछते भी हैं और हिसाब भी मांगते हैं
और जहाँ तक राहुल गांधी जी की जो सरकार थी 2004 से 2014 तक, अगर उस समय भी देखें तो उसका भी हिसाब अगर दें, तब पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था और हर तरफ भ्रष्टाचार घोटाले का मेल पूरे प्रदेश में चल रहा था। और आज हमारे युवा स्टार्टअप भी चला रहे हैं और कहीं न कहीं अंतरिक्ष पे भी काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नौकरी की बात है, राहुल गांधी उस व्यवस्था के समर्थक हैं। उस व्यवस्था में इंडी गठबंधन में वो लोग भी शामिल हैं, उनके ब्लेसिंग से वो सरकारें चलती थीं। जब प्रयाग ही का मैं उदाहरण देकर के बात का जवाब देता हूँ कि प्रयाग के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नौकरियों जो पीसीएस की और अन्य जो गजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां होती थी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के जरिए, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार, व्यापक जातिवाद, व्यापक परिवारवाद, व्यापक भाई भतीजावाद होता था। उस समय कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं बोला? जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना कंदरापुर में आयोजित समाधान दिवस के दौरान जन सुनवाई की गई। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने थाना क्षेत्र से आई फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राजस्व एवं पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरणों में आपसी समन्वय स्थापित कर नियम अनुसार प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर थाना कंदरापुर के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सुल्तानपुर में चर्चित शाकिब हत्याकांड में सुल्तानपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। कोतवाली नगर पुलिस ने लालेपुर चौहानी में हुए मोहम्मद शाकिब हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कीमती जमीन और उसके एवज में मिलने वाले लाखों रुपए के लालच में साले ने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीजा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। दरअसल ये मामला कोतवाली नगर के बीते 2 अगस्त की रात का है, जहां लालेपुर चौहानी के रहने वाले मोहम्मद शाकिब घर से निकला और वापस लौटकर नहीं आया। अगले दिन उसका शव घर से 200 मीटर दूर जल निगम के तालाब में पड़ा मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। मृतक के पिता शहबान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि शाकिब को उसकी नानी से हाईवे के किनारे 5 बिस्सा जमीन मिली थी। शाकिब ने इस जमीन को 48 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट किया था और 2 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए थे। जब उसने बैंक खाते में अपने मामा के लड़के को नॉमिनी बनाया तो उसकी पत्नी ने यह बात अपने भाइयों को बताई। सालों को अंदेशा हुआ कि शाकिब शराब पीने का शौकीन है और सारा पैसा अकेले ही फिजूल खर्ची में उड़ा देगा। जमीन बहन के नाम कराने और पैसे हासिल करने की नीयत से साले सलमानुल हक ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाकिब को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 2 अगस्त की रात अभियुक्तों ने शाकिब को पहले जमकर पिलाई शराब, इसके बाद गांव के बाहर ले जाकर दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। 8 अगस्त की सुबह पुलिस ने सूचना के आधार पर विनोबापुरी के पास महुए के बाग से 4 अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। राजधानी रायपुर में सेन समाज द्वारा कैश शिल्प कला को लेकर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त कैश शिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति का स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए सेन समाज के सामाजिक भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। समारोह में सेन समाज के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह के दौरान कैश शिल्प कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक कैश शिल्प कला को बढ़ावा देना और इससे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करना रहा। छत्तीसगढ़ सेन समाज के द्वारा सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे कौशल विकास मंत्री पूर्व खुशवंत साहिब जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी और समाज के सभी प्रमुखगण आमंत्रित थे। और इस सम्मेलन में भारी संख्या में सेन समाज के प्रदेश भर से लोग उपस्थित हुए थे। इनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर मध्य प्रदेश से पधारे थे, राजस्थान से भी इनके समाज के लोग आए थे। तो बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को सोशल मीडिया पर भगवान शिव को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीजीएम आनंद सिंह की अदालत में पेश किया, जहां जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया। अदालत के आदेश के बाद अरुण पन्नालाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर सामने आई कथित पोस्ट को लेकर हुई। भाजपा पदाधिकारियों की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में अरुण पन्नालाल और हंसराज गोयल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अरुण की ओर से जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन सीजीएम आनंद सिंह ने जमानत याचिका स्वीकार नहीं की। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में हंसराज गोयल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब संबंधित सोशल मीडिया आईडी और पोस्ट से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल अरुण पन्नालाल न्यायिक हिरासत में है, जबकि पुलिस मामले से जुड़े डिजिटल और अन्य साक्ष्यों की जाँच कर रही है। देखिए, जब मामला सामने आया है सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने उस पर एफआईआर भी की है, तो निश्चित रूप से इस पर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से धर्मावलंबियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है और भगवान भोले बाबा के प्रति जो टिप्पणी हुई है ये बहुत निंदनीय है। इसमें भी राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है, पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर में पत्नी के मायके से वापस नहीं आने से नाराज पति ने उस पर धारदार ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला कुदरगढ़ चौकी क्षेत्र का है। कर्री निवासी नकुल का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद नाराज पत्नी अपने मामा के घर भंवर को चली गई और करीब 1 महीने से वहीं रह रही थी। आरोप है कि पत्नी को वापस लेने पहुंचे नकुल सिंह ने उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने वापस आने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने पत्नी की गर्दन पर धारदार ब्लेड से वार कर दिया। ये कुदरगढ़ चौकी का मामला है। पति पत्नी के बीच विवाद था। पत्नी नाराज इस बात थी कि उसके साथ तो पति मारपीट करता था। कुछ समय से पत्नी जो है अपने मामा के घर भंवर को आई हुई थी और बच्चे जो है अपनी बुआ के साथ दूसरी जगह पे थे। तो पति पहले भी उसको मनाने आ चुका था, लेने के लिए आया था, लेकिन वो नाराज थी, नहीं गई। इस बार जो है वो कुछ अलग इरादे थे उसके, और साथ में लेकिन पंच को भी लेके आया था। और इस बार फिर जब पत्नी ने अपने घर जाने से मना किया तो उसने उसके गले में ब्लेड चढ़ा दिया। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां आईआईटी आईएसएम धनबाद में शनिवार को नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग 2026 के 20वें संस्करण और आईएमपी 2026 की शुरुआत हुई। वहीं आईआईटी आईएसएम धनबाद और इंडियन आईएनएई के
संयुक्त सहयोग से आयोजित यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 8 से 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें देश भर के प्रमुख इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, रिसर्चर, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, स्टार्टअप, एमएसएमई और छात्र हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं और रिसर्चर्स से अपील की है कि वे पिछले 100 सालों की उपलब्धियों तक सीमित ना रहें, बल्कि आने वाले 100 वर्षों के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करें। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और ऐसे में इंतजार करना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने रिसर्चर्स से लैब से बाहर निकलकर देश की जरूरतों के अनुरूप नई टेक्नोलॉजी और समाधान विकसित करने का आह्वान किया। एक डिफेंस कॉन्क्लेव रांची में खैलगांव में 3 दिन का हुआ था और उसके बाद 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव जमशेदपुर में कराया। वहां लगभग 1600 एमएसएमई सेक्टर के लोग आए। जब रांची में डिफेंस कॉन्क्लेव आया, उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, हमारे सारे बड़े अधिकारी, सारे साइंटिस्ट आए, राज्यपाल महोदय जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, और हमने प्रयास किया कि यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में झारखंड में कुछ हो। तभी इतना बड़ा स्टेक कराया। उसके पहले नो योर आर्मी मोराबादी में 3 दिन की एग्जीबिशन था, फिर एरो शो था। एक चैलेंज है समाज के लिए, देश के लिए। हम इसीलिए हमने आज अपने युवाओं को, अपने बच्चों का, हमने उनको नहीं कहा है, उनको कहा है कि आप धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जिसमें गरीब ग्रामीणों के नाम पर सिम कार्ड और बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि ग्रामीणों के नाम पर कथित तौर पर 166 सिम कार्ड लिए गए थे। इनमें से 57 सिम कार्ड एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल कॉर्नर दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में चिरंजीत कुमार को इस साइबर नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मधुसूदन बाउरी और गोविंद बाउरी ग्रामीण इलाकों के करीब लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड खरीदवाते और विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक सूचना मिला है कि उन लोगों के एनालिसिस में एक पर्टिकुलर मोबाइल दुकान है जो मोबाइल स्टोर नाम है, ये बलियापुर थाना क्षेत्र में है। ये मोबाइल दुकान के द्वारा बहुत सारा सिम कार्ड्स बेचा गया है जिनके एनसीआरपी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, चक्षु पोर्टल, 9030 ये सब पोर्टल के द्वारा फ्लैग किया गया है। जो सिम कार्ड्स इस दुकान में रहने वाला पीओएस के द्वारा बेचा जा रहा है, उस सिम कार्ड्स के खिलाफ बहुत सारा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स मिला हुआ है, जिस एसएसपी सर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित किया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। महाराष्ट्र में गाय और भैंस दोनों के दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमतें 11 अगस्त 2024 से लागू होंगी। यह फैसला दुग्ध उत्पादक और प्रसंस्करण कल्याण संघ की ओर से लिया गया। दुग्ध उत्पादक और प्रसंस्करण कल्याण संघ के अनुसार पिछले कुछ समय में डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं, जिससे दूध के परिवहन का खर्चा काफी बढ़ गया है। इसके अलावा पैकेजिंग के खर्च में भी करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही किसानों से खरीदा जाने वाला दूध भी महंगा हो गया। इसको देखते हुए दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के कलमबोली रोडपाली इलाके में बारिश के मौसम के बावजूद नागरिकों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि महानगर पालिका की उप महापौर के वार्ड में ही पानी की एक गंभीर समस्या सामने आने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर की प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता करीब 32 MLD है, जबकि वर्तमान में केवल 19 से 22 MLD पानी की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में मांग और उपलब्धता के बीच बड़ी कमी
बनी हुई है। रोटपाली के सेक्टर 17 से 20 सहित कलमबोली के कई सोसाइटियों में नियमित पानी नहीं मिलने के कारण नागरिकों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कुछ सोसाइटियों को हर महीने सैकड़ों टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, जिसके चलते लाखों रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नागरिकों पर पड़ रहा है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।